रामेश्वर दयाल शर्मा। बाबा जी, द गोल्डन स्पैरो राजनीतिक चैनल का अगला वीडियो प्रसारित करने का कष्ट करें। इसमें पहला प्रश्न है, आपने 30,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को, जो वोटर है हिंदुस्तान का, 30,000 रुपया प्रति महीना कम से कम देने का वचन किया। इस रुपए से कौन व्यक्ति वंचित रह पाएगा? सुंदर सवाल। भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी जिस भी पदवी पर होगा, तुरंत प्रभाव से उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसको जेल में भेज दिया जाएगा। उसको 30,000 रुपये नहीं मिलेगा। और भ्रष्टाचारी को कम से कम 12 वर्ष की जेल हो गई। उसकी पदवी छीन ली जाएगी। 30,000 रुपये बंद होगा। उस सरकारी खाना मिलता है जेल में, और सभी सुविधाएं जो जेल में मिलती हैं वो उसे मिलेंगी। दूसरा व्यक्ति रेपिस्ट। जो व्यक्ति रेप केस में प्रमाणित हो चुका है, जेल काट रहा है, उसको 30,000 नहीं मिलेगा। उसकी सारी जायदाद गवर्नमेंट की हो जाएगी। उसका अपनी जायदाद पर कोई अख्तियारात नहीं रहेगा तथा उसे पैरोल नहीं मिलेगी। कुछ विशेष मौकों पर ही उसे पैरोल मिलेगी, वो भी एक दिन के लिए। जैसे उसके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु, कातिल कातिल को 30,000 नहीं मिलेगा। और उसको पैरोल भी नहीं मिलेगा। वही नियम लागू होंगे किसी विशेष अवसर पर। कोई परिवार जिनकी मृत्यु हो जाती है तो एक दिन के लिए पैरोल, एक एक महीने की पैरोल भी मिलेगी। जो व्यक्ति समाज के लिए अहितकर है, समाज के लिए खतरा है, वह समाज में खुला नहीं छोड़ा जाएगा, वह जेल की सलाखों के भीतर ही बंद रहेगा। सरकारी खजानों का हिसाब न देने वाले व्यक्ति को 30,000 नहीं मिलेगा। आजीवन कारावास और उसको पैरोल उसी कीमत पर मिलेगा अगर कोई उसके परिवार का कोई सदस्य निधन हो गया है। जैसे आप समझो कि कोई व्यक्ति किसी बड़े पदवी पर है, उस पदवी के दौरान
उसने किसी प्रकार की धांधली की। तो सत्ता में आने के बाद हम उसको सबसे पहले पकड़ के जेल में डाल, उससे पूछेंगे साहब जो भी होगा, इसमें मैं बता दूं थोड़ा सा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीच में पूछा जाएगा कोरोना काल में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का हिसाब, और भी बहुत से हिसाब पेंडिंग हैं, इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में हिसाब नहीं दिया, और सभी चीजों का हिसाब लिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसने देश के सम्मुख झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया, ऐसे व्यक्ति को 30,000। और अगर देश को गुमराह किया तो फिर उसकी बुढ़ापे तक की सारी उम्र, मृत्यु तक काल कोठड़ी में ही गुजर जाएगी। बस पैरोल का वही हिसाब आपको बताया, एक दिन के लिए किसी का संस्कार करना तो उसको पैरोल मिलेगी। ये धोखाधड़ी का मसला हो गया। धोखाधड़ी व्यक्ति विशेष से नहीं, धोखाधड़ी समूह देश से, यानी देशद्रोह भी आ जाता है समझ। अपने कुर्सी के लालच के लिए, हवाई यात्राओं के लिए, अच्छे भोग भोगने के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, सरकारी वाहन का दुरुपयोग, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, जो उस व्यक्ति में प्रतिभा नहीं, उस प्रतिभा को गलत ढंग से पेश करने वाला व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत आएगा। जो व्यक्ति शक के दायरे में आएंगे, उन सब का नार्को करवाया जाएगा। अगर शक सही पाया जाता है तो वह व्यक्ति भी इस दायरे में आएंगे। 30,000 उनको भी नहीं मिलेगा, सिर्फ खाना खाना और जेल के वस्त्र। संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करना, संवैधानिक न्याय न करना, जनता को गुमराह करना, जनता को न्याय न देना, उसको भी 30,000 नहीं दिए जाएंगे और उसके साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा। इस कैटेगरी में हमारे सीजे साहब आ जाएंगे, सूर्यकांत शर्मा। वैसे तो अभी सरकार मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन सरकार बदलते ही इनको बुलाया जाएगा, आ जाओ जवाब दो कि 91 लाख वोटर्स, 91 लाख वोटर्स
और उनमें से जो तुम्हारे पास पेंडिंग अर्जियां पड़ी थी। और लोकतंत्र का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और इस लोकतंत्र के संविधान की रक्षा करने वाले आप हैं, और सिर्फ आप। तो आपने संविधान की रक्षा क्यों नहीं? आपने ये शब्द क्यों कहे कि अगली बार 5 साल बाद वोट दे देना? आप बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, अगर आपको कहा जाए कि ठीक, आप त्याग पत्र दो, अगले जन्म में सीजीआई बन जाना, तो क्या गुजरेगी आपके चित्र में? 10 लाख लोगों की शहीदियों से यह वोट देने का अधिकार हमने पाया था। यहां आपने न्याय किस ढंग से किया, इसको थोड़ा सा बांचने का कष्ट करें। ऐसे लोगों को 30,000 रुपया नहीं मिलेगा और सारी उम्र काल कोठड़ी में गुजरेगी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न्याय देने में गफलत की और न्याय देने में कोई सौदा किया, न्याय तुम्हारे हिसाब से दे देते हैं, तुम बाद में हमें राज्यसभा का मेंबर बना देना। यानी न्याय के बदले व्यापार। तो फिर वह न्याय रह कैसे गया? यह तो न्याय भी एक व्यापार हो गया। ऐसे व्यक्तियों को तो सजाए मौत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया और उन्होंने 6 साल राज्यसभा का आनंद भी भोगा। हसीन आनंद होता नहीं, ये ठीक है, लेकिन वो तो समझते थे ना कि आनंद होता है, तो उनको सजाए मौत या फिर जवाब दें। ऐसे व्यक्ति जो अपनी गरिमामयी पद की प्रतिष्ठा को बहाल न रखकर उनका सौदा किए, और न्याय प्रणाली सदा ही सरकारी व्यवस्था से दूर रहती है। एक जज के घर प्राइम मिनिस्टर का देख जाना, गणेश पूजा के दिन, जबकि पूजा एक निजी इबादत, एक निजी व्यवस्था होती है। यह कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अगर बाद में कोई पद दे दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को भी सजाए मौत, क्योंकि उसने जितने बड़ी पदवी का दुरुपयोग किया है। साधारण सड़कें बनाने वाला, रोडियां कूटने वाला, तो क्या बुरा कर देगा लोगों का? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वो ईंट को थोड़ा सा बारीक पीसेगा या थोड़ा सा बड़ी पीसेगा, और क्या नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा ऐसे व्यक्ति का जिसको हम सर्वोच्च न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा दें?
जीवन और मृत्यु उसके अधिकार क्षेत्र में होती है। कितना सम्मान देते हैं हम ऐसे व्यक्ति। लॉर्ड कहकर, मी लॉर्ड कहकर हम संबोधित करते हैं। और अगर वह व्यक्ति हमारे सम्मान को पांव तले कुचले तो उसको दंड कैसा मिलना चाहिए, ये अपने आत्मा से पूछिए। अगर कोई व्यक्ति सरेआम रिश्वत लेता पकड़ा गया, कैमरे में कैद हो गया और किसी मुख्य देश के मुखिया ने कह दिया कि ये देखो 5 लाख, और वह उसी पार्टी ने बाद में मुख्यमंत्री बना दिया, निश्चित रूप से वह सजाए मौत का हकदार है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अगर यह लोकतांत्रिक देशों में होने लग गया, बिना उस 5 लाख रुपए का स्पष्टीकरण दिए अगर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाकर चीफ मिनिस्टर बन जाता है, ही विल बी हैंग्ड। इससे बड़ा क्राइम का होगा, यानी जो लोकतंत्र का हत्यारा है किसी भी रूप में, उसको सीधी सजाए मौत या आजीवन कारावास। ऐसे लोगों को जो सरेआम कैमरे के ऊपर 5 लाख रुपए लेते पकड़े गए, सबूतों की कोई आवश्यकता नहीं और इनको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, कोई गवाह नहीं, कैमरा ही गवाह है। जिस वक्त की बात है उस वक्त एआई नहीं होता था, और फिर विपक्ष में उस वक्त इनकी पूरी चर्चा होती। तो ऐसे लोग नपेंगे, दे विल बी हैंग्ड। खैर, एक 70,000 की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने की, मामूली बंदे ने की होती तो कोई बात, इससे बड़ा पद तो हमारे पास होता भी नहीं। अगर वह एक व्यक्ति बात कर रहा है 17,000 करोड़ रुपए का एनसीपी ने घोटाला किया और गंगा स्नान करके उस पार्टी में मिल जाता है और महाराष्ट्र का उसे वित्त मंत्री बना दिया जाता है, यानी सारा खजाना ही तू ले, उसको तो परमात्मा ने निपटा दिया। लेकिन वह पैसा कहाँ गया? पैसा तो मृत साथ लेके जाता, पूछा जाएगा। फिर उसकी धर्मपत्नी को महाराष्ट्र में पद क्यों दिया गया, उसके पुत्र को राज्यसभा की गद्दी क्यों दी गई, और वो पैसा कहाँ? वह तो अपनी करनी भुगत गया या इन्होंने ही भुगतवा दी, इस बात की भी जांच होगी। जिस व्यक्ति के राज्य में गुनाहगार गुनाह करे और गुनाहगारों की कोई तफ्तीश न हो, कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी न बैठाई जाए। भला कि हमारे देश के 40 जवान आरडीएक्स से शहीद हो गए, भला कि पहलगाम में हमारे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के द्वारा कहे गए हों सब शांति है आ जाओ। क्या यह चुनाव जीतने की कोई विधि थी? और 4 लोग आकर 26 लोगों को मार देते, जो बेचारे शादी के बाद रंगीन जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते थे। उनके लिए तो कश्मीर ही विदेश है। वो आए थे बेचारे पर्यटक बनकर, लेकिन वापस नहीं लौटे, ताबूतों में गए। सरकार ने किसी तरह की कोई जांच आयोग नहीं बैठाया। यह एक क्राइम है।
अगर चौकीदार के होते हुए किसी दुकान का ताला टूट जाता है, क्या हम चौकीदार की शिकायत नहीं करते? पुलिस स्टेशन पर उसकी जांच नहीं होती, ये ताला टूटा कैसे? और जब देश का नुकसान हो जाए, जब वह दुकान का माल ही सारा लूट जाए, केदारनाथ में सोना गायब हुआ, कहाँ गया पता नहीं। अभी मैंने सुना है आरबीआई में से थोड़ा सा सोना गायब हुआ है, मुझे पक्का नहीं पता। अगर ये ठीक है तो जब जब भी जहां जहां भी जैसे जैसे भी ये खुराफातियां हुई, उन सब का हिसाब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के लिया जाए, और उसमें हम जो पावर में थी उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, प्रतिनिधि सभी निष्पक्ष रूप से लिया जाए, जिनकी गरिमा होगी, जिनका चरित्र होगा, ऐसे व्यक्ति न्याय करेंगे। मैं न्यायाधीश से पूछूंगा नहीं, मैं सूर्यकांत शर्मा से पूछूंगा नहीं, पंडित जी फिर आपने अपने लिए निर्धारित क्यों नहीं किया कि चलो हम भी छोड़ देते, अगले जन्म में सीजीआई बन के बाकी का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। 5 साल का वक्फा कम नहीं होता। जिसने चुनाव ईमानदारी से संपन्न ना कराए, एसआईआर आज भी चलता है। आज भी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि बीएसएफ ने बांग्लादेशियों को मार भगाया, हमें डेटा चाहिए। कौन से बीएसएफ के जवान ने, कौन से बांग्लादेशी को आप मार के मत भगाओ, उसको पकड़ो, जनता के सामने पेश करो कि ये देखो ये है बांग्लादेश, तो देखते हैं कितने निकलते हैं। जो व्यक्ति जिन्होंने वोट देने का अधिकार मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, उनकी संख्या चाहे एक ही रही हो, ये तो लाखों की तादाद में थी। यह किसी मूर्ख व्यक्ति की संबोधि तुम्हें नहीं लगती, या प्रबुद्ध व्यक्ति की संबोधि लगती कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार आप वोट दे देना। यह तुमने कोई समझदार व्यक्ति सीजीआई की पोस्ट पे बैठाया, यह गद्दी इसके योग्य थी? इसको न्यायाधीश कहना भी चाहिए? नहीं, यह अपराधी है, इसके ऊपर अपराध की धाराएं लगकर दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने अधिकारों का कोताही बरती है और इसका फर्ज था अधिकारों की रक्षा करना। इसने अधिकारों का पांव तले रौंदा है, चाहिए था अधिकारों का रक्षा करना। संविधान इसीलिए इन्हें शपथ दिलाता है कि मैं अधिकारों की रक्षा करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा। संविधान अगर 2 शब्द में समझा जाए तो है क्या? न्यायप्रियता ही संविधान। व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, कोई व्यक्ति अधिकार से वंचित ना रहे, और तब तो बिल्कुल ही ना रहे अगर वह अपनी प्ली डाले कि देखो जी मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल रहा, वोट डालने का अधिकार है मुझे। तो हम पूछेंगे सूर्यकांत शर्मा से, तुम मेरे विरुद्ध पिटीशन डालो, मुझे इसमें जरा भी ऐतराज नहीं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, मैं मेरी बात से बिल्कुल मुनकिर नहीं होता। आपने अपराध किया, न्याय ना देकर। जब आप तारीख न्याय की बदल सकते हो, 6-6 महीने की तारीख आप न्याय की दे देते, तो क्या चुनाव 6 महीने देरी से हो जाते तो देश उजड़ जाता? 6 महीने वही सरकार और राज करती रहती, और अगर फिर से वही सरकार आ जाती तो तुम क्या करते? वही तो सरकार चली आ रही है, तो तुमने अपने अधिकारों का सही निर्वहन नहीं किया, इसलिए तुम
संविधान की दृष्टि में यू आर पनिशेबल, तुम अपराधी। इतना बड़ा अपराध इसे तुम मामूली समझते हो, तो फिर कल को तुम कत्लगार्द को भी, हत्या को भी तुम मामूली समझोगे। माननीय महोदय सूर्यकांति शर्मा, क्या आपको मैं अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग का संबोधन याद करवा दूं? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। यानी लोग चुनेंगे कि हमने चुनाव कैसा कराना है, बैलेट से कराना, ईवीएम से कराना, मोबाइल से कराना, या कोई और ढंग का प्रयोग करना। फॉर द पीपल, जो लोग चुने जाएंगे वो लोगों के लिए काम करेंगे, और हम लोग हैं। ऑफ द पीपल, लोगों का ही काम करने के लिए आप बैठे हो। क्या मुझे ये शब्द आपको बताने पड़ेंगे? क्या आप ये बात नहीं समझते? जब आप इस तारीख पर कोई फैसला नहीं दे पाते तो आप 6-6 महीने की तारीख डाल देते हैं। क्या चुनाव को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था? ऐसी क्या दुविधा थी? ऐसा संवैधानिक संकट क्या था जो कि आप चुनाव को डिले नहीं कर सकते थे? चाहे हमारे हक हकूक खत्म हो जाए, तो आप हमारे हक हकूक बचाने के लिए बैठे हैं, या खत्म हो जाएं तो हो जाएं इसलिए बैठे हैं? मैं ये सब आपसे जवाब मांगने के लिए कह रहा हूं। आपको इन बातों का जवाब देना होगा, आइदर आर। या जवाब दो या कुर्सी छोड़ो। आगे कतार लंबी है। क्या आपको यह नहीं पता कि ईसीआई चुनाव लोगों के लिए करवाया? प्रधानमंत्री, सांसद जो चुनने हैं हमने, विधायक, वो लोगों ने चुनने हैं, या कि न्यायपालिका ने चुनने हैं? न्यायपालिका के आगे ऐसी क्या दिक्कत थी कि न्यायपालिका हम जनता को समय नहीं दे सकते थे? कौन से संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत आपने यह निर्णय लिया कि चलो अगली बार वोट दे देना? और एसआईआर संवैधानिक है, संवैधानिक संस्था तो है, लेकिन क्या वह न्यायिक काम भी कर रही है? यह न्याय करना तो आपका फर्ज था, तो क्या आपने न्याय किया? सूर्यकांत शर्मा जी, सीजे साहब, मैं बादब आपसे बोलता हूं, आप मेरे ऊपर झूठा केस डाल सकते हो, लेकिन वो झूठा होगा। मैं तो 14 वर्षों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, और एक कमरे में भीतर बैठा उस परम शक्तिमान से, ओमनीपोटेंट से नेह लगाए बैठा इसी दिन के इंतजार में। और आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, डिले करने का रास्ता क्यों नहीं चुना? क्या उसमें किसी प्रकार की संवैधानिक बाधा बनती थी? 6 महीने का वक्त और दे देते, हबड़ दबड़ में सारा काम खत्म कर देना और समय से सारा काम करवा लेना, यह जरूरी है? या न्याय सही दे देना यह जरूरी है? आप तारीख क्यों देते हो? न्याय सही देने के लिए। फिर न्याय सही देने के लिए आप चुनावों को टाल नहीं सकते थे 6 महीने? लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हम आपसे जवाब मांगते हैं। सीजे साहब, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
जनता के सेवक हैं, हमारे सेवक हैं। और वो खुद से भी कन्फेस करते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह भी जनता का सेवक है, और आप भी जनता के सेवक हैं। फिर यह जनता की सेवा आपने की कहां? यह तो जनता को बर्बाद करने का काम किया है आपने। यह सेवा तो ना हुई, यह तो पनिशमेंट हुई। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, 6 महीने देरी करने से आपकी संवैधानिक व्यवस्था कहां खराब होती थी? संविधान का मर्यादा कहां टूटती थी? जबकि आप अन्य अन्य फैसलों में टाइम बैरियर नहीं रखते। आपको पता है, आप तो और 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे, साल भर में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आपको पेंशन भी मिलेगी और भत्ते भी मिलेंगे और फैसिलिटीज भी मिलेंगी। कायदे के अनुसार हम आपको देंगे। और याद रखना, न तो कोई प्राइम मिनिस्टर देगा, ना कोई इलेक्शन कमीशन देगा, वो तो हम देंगे। इलेक्शन कमीशन भी कोई और होगा फॉर द टाइम बिंग है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कोई होगा, कोई और होगा, वह भी फॉर द टाइम बिंग है। लेकिन जनता तो फॉर द टाइम बिंग नहीं है, वह तो सदा से वही है। अगर आज मैं जनता से कह दूं, अगर आज मैं जनता से कह दूं, अगर शब्द लगा रहा हूं, शायद किसी दिन मुझे कहना पड़े, अगर आपने अपनी गुस्ताखियां ना छोड़ी तो शायद मुझे ये शब्द कहने पड़ेंगे। तो आपको जो हर महीने बैंक अकाउंट में तनख्वाह आ जाती, कहां से आएगी? जय साहब, वो हम लोग देते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई है, जो आपको ही नहीं सभी संस्थाओं को मिलती। आपने तो यह कह के बात खत्म कर दी कि वह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। हम मानने से इंकार नहीं करते, लेकिन न्याय कहां दिया? हम न्याय मांगने आपकी चौखट पे आते हैं। ये तो हमें पता ही है कि वह संवैधानिक संस्था है, इसको आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन हम तो आपसे न्याय मांगने आए थे, क्योंकि आपके दर के ऊपर देने को और है क्या? न्याय ही तो है। अगर कल को हम बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, ये बंद कर देते हैं जनाब, रिटायरमेंट के बाद जनता तो वही होगी। कोई प्राइम मिनिस्टर आके आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डलवाएगा, ना ही सीजीआई का डलवाएगा, ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का डलवाएगा। ये भत्ते डलवाएगी हम जनता। तुम गद्दियों से हट जाओगे, लेकिन महानुभाव हम जीवित रहेंगे आपके लिए। हमारा खून बहता रहेगा पसीने बन बनकर। आपने इतनी भी ना सोची, क्या आपकी आत्मा इतनी मर गई? और फिर किसी देश की अगर न्यायिक प्रणाली की आत्मा इतनी मर गई हो तो वो देश कितने दिन जीवित रहेगा? क्या आपके ऊपर ये सारा बोझा नहीं था? जब सभी संस्थाएं हिल चुकी हैं तो सारी संस्थाओं का बोझ क्या आपके न्याय के ऊपर नहीं टिका हुआ था? फिर क्या आप भी चंद्रचूड़ की तरह, गोगोई की तरह आप भी गच्चा खा गए? फिर बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल का सवाल ही कहां उठता है? जय साहब, आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या अंधेर करती है
या कि न्याय है? जब कोई बेलगाम हो जाए संस्था, तो लगाम देने वाले सर्वोच्च पदवी पर तो आप ही बैठे, तो हम जाएं तो कहां जाएं? मैंने पहले भी समझाया, मैं बार बार आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता। हमारे खून पसीने की कमाई से तुम्हारा घर चलता है। अगर आपने इतना कमा लिया है तो कोई बात नहीं, हमारी सरकार आने के बाद खंगाल लगी। ये ईडी, ये ईसीआई, सीबीआई, ये सभी न्यायिक इदारे जिनके घरों में बोरियां की बोरियां मिलती हैं जली हुई, आसमान से नहीं टपक पड़ते, हमारे ही खून पसीने की कमाई। मैं इस देश को सोना बनाने आया हूं, सोना। याद रखो मेरी बात को। और आपने मेरे इस मिशन में योगदान देने के बजाय बहुत बड़ी बाधा डाली, और इस बाधा के कारण मैं आपसे रुष्ट। इस रुष्टता का अंजाम क्या होगा यह तो खुदा जाने। जो पहले भी हो गुजरे, हिसाब तो सबसे लिया जाएगा। यह मैं न्याय की बात कर रही हूं। अगर आप सच हैं तो सच को तो कोई आंच नहीं होता। इसे धमकी की तरह लोगे तो फिर आप बेईमान, क्योंकि सच्चे व्यक्ति को तो धमकी दी ही नहीं जाती, सांच को तो आंच होती नहीं। तो हिसाब आपसे भी लिया जाएगा। हिसाब तो मैं आज भी मांग रहा हूं। और ध्यान रखना, यह जो देश चलता है, यह इन्हें गुने चुने 1,50,000 लोगों पे नहीं चलता है, ब्यूरोक्रेट्स के, या राज्यपाल के, या राष्ट्रपति के, या हमारे चुने हुए सांसदों से, विधायकों से, प्राइम मिनिस्टर से नहीं चलता, या न्यायिक प्रणाली से नहीं चलता। यह देश चलता है जनता से। जनता ही इसकी असली मालिक है, और आपने जनता का अधिकार जनाब उसमें खलल डाली, गचोल डाला है। मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं, डाला है। ये शब्द आज भी रिकॉर्ड में, इस बार तो नहीं, अगली बार 5 साल बाद आता है। अगली बार कल नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा। SCR करवाओ, न्यायिक ढंग से करवाओ। और आप न्यायकारी हो, न्यायमूर्ति हो, आपका नाम ही न्यायमूर्ति, तो फिर न्याय की मूर्ति बन के भी तो दिखा देते। फिर क्या आप अपना कर्तव्य भूल गए थे? मैं आज आपको आपका दायित्व याद कराने में अपने आप को शर्मसार महसूस करता हूं। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन क्या करूं, वक्त के हाथों मजबूर हूं। यह रोती हुई आत्माएं मुझसे नहीं देखी जाती, आपसे देखी जाती होंगी, मुझसे नहीं देखी जाती। मैं वृद्ध तो हूं, चल फिर भी नहीं सकता। 14 वर्ष से मैंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया, 10 कदम दूर भी मैं चला नहीं। एक कमरे में बैठा उस विराट के साथ नेह लगाए बैठा हूं। मेरी कोई तमन्ना नहीं, मेरी कोई आरजू नहीं, मेरी कोई जीने की ख्वाहिश नहीं। लेकिन क्या इन बच्चों की जीने की ख्वाहिश नहीं है? अगर मेरी ख्वाहिश नहीं तो मैं उस ख्वाहिश को इन बच्चों के ऊपर थोप दूं। इन बच्चों को खाने खेलने का पूरा अधिकार है, और वो भी न्यायपूर्वक। हम स्वतंत्र हो चुके हैं न्यायमूर्ति जी। 10 लाख लोगों की शहादत देके हम आज स्वतंत्र हैं। और जिस संविधान की डोर में हम बंधे हैं, उस संविधान के आप रखवाले। तो बताइए, किसने ये कुकृत्य करने के लिए आपको बाधित किया? क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या अमित शाह? हम पता तो कर लेंगे। यह जनता है,
इसकी एक आवाज से बड़ी बड़ी गद्दियां सम्राटों की थर्रा जाया करती हैं। ये देखो, बांग्लादेश से भागी बेगम यहां बैठी है, श्रीलंका से भागे हुए जयवर्धने कहां बैठे, नेपाल से भागे हुए कहां बैठे। ये किसने भगाई? उस जनता ने जिसके खून पसीने की कमाई की इज्जत नहीं की इन लोगों ने। समझदार तो आप तब कहलाते। अब मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। अगर आप देश में शांति को बहाल रखता है, विजातीय द्रव्यों को, फॉरेन मटेरियल्स को, भेदभाव फैलाने वालों को, नफरत फैलाने वालों को आप दंडित करते हैं, ना कि झूठे जाली केसों में फंसे हुए निर्दोषों को जेलों के भीतर पड़े सड़े रहने देते। आपने निर्वाण तो नहीं किया, ये तो मैं जानता हूं, और आपसे पहले गए हुए लोगों ने भी निर्वाण नहीं किया, लेकिन आगे से निर्वहन करने वाले आएंगे, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। आगे से जो आएंगे वो सच और न्याय हक के रखवाले होंगे। बस ये आखिरी दौर आपका था, इससे बाद में कोई इस वृत्ति का व्यक्ति नहीं आएगा। अभी जो आपके कुछ थोड़े से घंटे बचे हैं, घंटे ही हैं, इसको आप श्रद्धापूर्वक निभाइए, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, उसके बाद हम आपसे हिसाब लेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, यह कोई धमकी नहीं है, यह एक न्यायिक व्यवस्था है कि हमने जो बैठाए थे गद्दी पर, क्या उन्होंने हमें न्याय दिया? वो तो आपको मेरी बातों से समझा गया होगा कि आपने हमें न्याय दिया कि नहीं दिया। और मैं आप अकेलों की बात नहीं कर रहा, आपसे पहले भी जो हो गुजरे उन्होंने भी हमारी जनता को न्याय दिया कि नहीं दिया। और इतने न्यायमूर्ति आने के बाद भी सिर्फ आपसे ही बोलना यह मेरी मजबूरी है, क्योंकि गद्दी नशीं तो आप भी है। अगर कोई और होता तो उसके सामने बोलता हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपसे गारंटी पूर्वक कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति ऐसी गद्दी के ऊपर नहीं बैठेगा। बिल्कुल शुद्ध बुद्ध व्यक्ति बैठेगा, जो न्याय करेगा, जो लोगों को दुख दर्द समझेगा, जो हमारी ही मेहनत के खून पसीने की कमाई से सरकार चलती हुई जो हो, वो आपकी व्यवधान नहीं डालेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। एक लोहा को क्या मारा, अब तो सारे ही दहल गए, या तो फिर छोड़ ही देते अगर इतना मार्जिन नहीं था, या फिर हिम्मत को बरकरार रखते, या फिर इन लोगों को दंडित देते। आपने कुछ भी नहीं किया, आप डर गए। खैर, कुछ भी हो, मैं आज आपसे यही पूछने आया था, समझाने भी आया था, याद भी कराने आया था कि यह सारा हिंदुस्तान जनता का है, ना आपका है ना मेरा है। और जनता आज त्रस्त है, और जनता आज हम ही के द्वारा गलती में चुने गए प्रतिनिधियों की वजह से, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो करप्ट हैं, वो बेईमान हैं, वो अयाश हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें प्रतिभा भी नहीं है। ऐसे लोग गलती हो जाती है। देखिए, ह्यूमनिस्ट टू एरर्स, यह गलती हमारे बच्चे कर बैठे और भुगते भी। 12 साल से हम एक ऐसे व्यक्ति को लगातार भुगत रहे हैं।
मैं आपके सामने ये बात क्यों बोल रहा हूं? नहीं, ये सारे कहीं जाएगी, ऑल ओवर इंडिया के विदेशों में भी जाएगी। कि भारतवर्ष में आज क्या चल रहा है, यह मेरी मजबूरी है। न्यायमूर्ति साहब, यह विदेशों में भी जाएगी। आने वाला वक्त थोड़ा ठीक कर लीजिए। ये जख्म जो हुए हैं, थोड़ी सी उन पे मरहम लगा लीजिए, ताकि जाते वक्त हम आपको विदाई अच्छे से दे सकें। चुनाव आयोग, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो आने वाला आपके बाद जो आने वाला न्यायमूर्ति होगा, वह न्याय करेगा, वह बिका हुआ नहीं होगा, वह हमारा होगा, वह गवर्नमेंट का नहीं होगा, वह इलेक्शन कमीशन का नहीं होगा, वह जनता का होगा। और उससे ही हम इंसाफ मांगेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि हम ऐसा बंदा लेके आएंगे जो हमें न्याय दिलवा दे, समझदार भी हो, न्याय जानता भी हो, न्याय पढ़ा भी हो। तुमने तो ऐसा व्यक्ति का साथ दे दिया जो ना तो मेंटली डेवलप था, ना पढ़ा लिखा था, धोखेबाज था, झूठ बोलता था, जो कह दिया वो करता नहीं था, घर से चोरी करके भागा था, पत्नी को बिना बताए भाग गया था, उसको खर्चा पानी भी नहीं दे रहा था, जहां अंधेर गर्दी मचाया, कितने दंगे फसाद कराए गुजरात में, कितने लड़कियों को तंग किया, कितने अपने ही लोगों को उनकी निगहबानी के लिए नियुक्त किया। क्या राजा का ये काम होता है क्या? ऐश करो, जितना चाहे करो, कौन रोकता है? लेकिन गद्दी के ऊपर त्याग पत्र देके फिर ऐयाशी करो, किसी भी मुल्क में जाओ, कौन रोकता है? लोग ऐयाशी करते हैं, लेकिन गद्दियों के ऊपर आसीन रहते रहते नहीं। क्योंकि आप इस देश का छवि हो, आईना। अगर आप कोई बुरा काम करोगे तो वह समझो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं करेगा, वह भारत करेगा। उसमें नाम नरेंद्र मोदी का बदनाम नहीं होगा, उसमें नाम भारतवर्ष का बदनाम होगा। इसलिए तो सभी एक एक करके हमारा साथ छोड़ गए। इसलिए तो हमें नेतन्याहू के सामने नाचना पड़ता है, कोई रग दबा रखी है ना उसने। इसलिए तो हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म मानना पड़ता है, कोई रग दबा ली है ना उसने। क्यों हम महंगा तेल खरीदें जब हमें सस्ता उपलब्ध है? और जो हमारी ही तरह पुरानी सभ्यता, हमारा कितना प्यार है ईरान के साथ, हमारी जितनी ही पुरानी सभ्यता है ईरान हमको सस्ता तेल देता है, हम क्यों ना उससे मंगाएं? हम क्यों नकली संकट पैदा किया अपने देशवासियों का, हम क्यों परेशान किया? इसीलिए किया ना, हमने गद्दी पर बैठे बैठे अयाशी की, बस यही गलती खा गए। गद्दी को छोड़कर अयाशी करो, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। फिर अकेला नरेंद्र मोदी करेगा या जो भी करेगा, लेकिन गद्दी पर बैठे बैठे तुम कुछ भी करोगे, फिर भारत करेगा, फिर नाम भारत का बदनाम होगा। एक एक करके सब अपना साथ छोड़ गए, सब ने मुख मोड़ लिए। आज हमारे साथ कोई भी नहीं नजर आता। मैं आपसे करबद्ध यही प्रार्थना करूंगा, ज्यादा तो मैं नहीं बोला हूं, लेकिन कम भी नहीं बोला हूं, मैं पूरा बोला हूं। कोई रहती खुदती बात रहेगी तो फिर भी बोल जाऊंगा, मुझे रोकने से कौन मना करता है? मैं कोई गाली गलौज तो करता नहीं, मैं तो सत्य बोलता हूं। आपको बुरा लगेगा, आपको अच्छा लगे, यह आपकी समझ है। मैं अपने ढंग से आपका स्वाभिमान रक्षित रख के बोल रहा हूं, आपके स्वाभिमान पे चोट नहीं कर रहा हूं। तुम चोट खा जाओ वो बात अलग है। मेरा बोलने का माटो यही है, जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा।
आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। जबकि 6 महीने के लिए ये चुनाव टाले जा सकते थे। और फिर जब तुम्हें पता है एक व्यक्ति सरेआम लोगों के सामने बोल रहा है 70,000 रुपए, करोड़ रुपया एनसीपी ने घोटाला किया, और अगले ही दिन गंगा स्नान करके वह व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है, इस बात से आप क्या समझते हो? पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एज्ड हो, कुछ किया होगा ना उसने अपराध, और शीर्षस्थ व्यक्ति उस पर दोष आरोपण कर रहा है। कोई मामूली व्यक्ति कर नहीं रहा। कोई सड़क के ऊपर रोड़ी कूटने वाला तो दोष दे नहीं रहा। हमारा सुप्रीमो उस पर दोष लगा रहा है और उसको अपने साथ मिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये भ्रष्टाचारियों की जमात इकट्ठी कर रहे हैं? और क्या आप इनको रोक नहीं पा रहे? आप असमर्थ हो तो फिर इस्तीफा दे दो। क्या डर के मारे आप भी इनके हक में फैसले सुनाते चले जाओगे तो फिर हमारे क्या बनेगा? काम तो हमारे लिए है, बात तो हमारे लिए। अब्राहम गेटिसबर्ग के मुखातिब होने में उन्होंने बोला, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। आप हमारे लिए हो प्रभु। के बात को दिमाग में अच्छी तरह से बसा लो। और आगे से भी जो इस कुर्सी पर बहुत से आसीन होंगे, यह कुर्सी सदा के लिए है। हमने इसको गुलाम नहीं होने देना है। और आप भी इसमें सहयोग करें। आप सबसे ऊंची पदवी पर हो। आप चाहो तो प्राइम मिनिस्टर को भी आप विदाई दे सकते हो। इनका चुनाव आप अवैध घोषित कर सकते हो। क्या किया चंद्रचूड़ महोदय ने? इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हैं, तो ये तो वैसी बात हो गई। इतनी बात कह के चले गए। इलेक्टोरल बॉन्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा फैसला था कि हाँ कत्ल हुआ है, लेकिन कत्ल को सजा आज भी बीजेपी के खाते में हजारों करोड़ रुपए पड़े। कत्ल हुआ है इतना मान लेने से क्या गुनाह का फल दे दिया गया? नहीं। फल कौन देगा? हम देंगे फल। हम फल देंगे या आप दो फल। यह रिकॉर्डेड है उनका फैसला कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। महाराष्ट्र की सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूप से कराई गई थी। ये 2 फैसले रिकॉर्डेड हैं। आपने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं किया, जबकि ये मुख्य बातें हैं। खैर, मैं कुछ ज़्यादा ही वक्त ले गया हूँ। इतना शायद आपके पास वक्त भी नहीं होगा। क्षमा मैं मांगता नहीं, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ बड़े विचार से बोलता हूँ। धैर्यशील व्यक्ति हूँ। उस तल पर जाता हूँ जहाँ शांति ही शांति। क्रोध मुझे आता नहीं। तीक्ष्णता जरूर आती। अल्फाजों में तीक्ष्णता मिलेगी, क्रोध नहीं मिलेगा। तो क्रोध तो मुझे ही जला जाएगा। तीक्ष्णता आपको जलाएगी, सुनने वाले को, मुझे नहीं जलाएगी। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इस भारत वर्ष की तरफ से, अकेले मेरी तरफ से नहीं, मैं भारतवर्ष का प्रतिनिधि स्वरूप से बोल रहा हूं कि आपका कार्यकाल हमें पसंद नहीं आया और हमें अधिकार है ये बात बोलने का। आपका यह फैसला हमें अच्छा नहीं लगा। आपके ये शब्द हमें बुरे लगे और आपके वो शब्द भी मुझे बुरे लगे। त्राही त्राही करती हुई जनता, आप तो रिटायरमेंट के करीब हो।
आप तो पेंशनर भी हो जाओगे। त्राही त्राही करती हुई जनता, सारी सारी रात जागती हुई, ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिन्होंने इतनी मेहनत करके नीट के पेपर में अपीयर होना था। मैं जानता हूं पढ़ाई आपने भी की होगी, मैंने भी की। रात रात को बोदियां बांध के पढ़ते थे हम मेडिकल, और झटका लग जाता नींद की तो जग जाती आंखों में छींटे मार के फिर पढ़ने शुरू कर देते। इसी तरह से आपने भी की, इसी तरह से इन मासूम बच्चों ने भी की होगी। इनका क्या कसूर था? जो 4 बच्चों ने दे कमिट सुसाइड। मेरी आत्मा रोती है। किसी के बच्चे होंगे वो, आपके बच्चे नहीं है क्या? इस रंड मुंड चुंड के तो बच्चे नहीं। क्या आप इस व्यक्ति का फेवर कर रहे हो? इसने आपको दहेज दिखाई है तो आप हमें कहो कि ये मुझे दहेज दिखा रहा है, हम इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। आप शिकायत तो करो हमसे। अरे 146 करोड़ जनता आपके पीछे खड़ी है, आप डरते क्यों हो? आपका बाल भी का हो गया जिस दिन, उस दिन हम इनकी बोटी बोटी उगाड़ लेंगे। अब समझते क्या हो? डरते क्यों? हम जनता हैं, और जनता है मरी हुई नहीं। आजादी की बाद की जनता है, दबाई हुई जनता नहीं। स्वतंत्रता की जनते हैं, बोलना जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं, और ध्यान रखना मारना भी जानते हैं। जी, जब अत्याचार इतना बढ़ जाएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपको डर है क्या? किसका डर है? डरो भगवान से। इनसे क्यों डरते हो रंडमुंड चुंडों से? 146 करोड़ जनता न हो, इनके पीछे भी कुछ होगी, लेकिन 100 करोड़ जनता तो आपके साथ। इतनी तो इनकी आबादी भी नहीं है। 100 करोड़ जनता आपके पीछे खड़ी है, फिर भी आप डरते हो। और एक बात सुन लो, हम वचनबद्ध हैं। जिस दिन आपका बाल भी इन्होंने मांगा कर दिया, एक नहीं बचेगा इनमें से एक भी। हम आपको वचन देते हैं, ये आपका कुछ बिगाड़ के दिखाएं। आप निष्पक्ष निडर होकर फैसले देना शुरू करें। धन्यवाद।